नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, मैं हिमांशु चौबीसा एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। सॉइल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में आज इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जलवायु, क्लाइमेट। जिन स्थानों पर वर्षा अधिक और तीव्रता से होती है, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक और तीव्रता से होती है, वहाँ पर मृदा संरचना के कण वर्षा की बूंदों के प्रहार से चकनाचूर होकर बिखर जाते हैं। जो सॉइल स्ट्रक्चर के जो कण होते हैं, मृदा संरचना के जो कण होते हैं, वो वर्षा की बूंदों के प्रहार से बिखर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताप सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ताप सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता जो होती है उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अनुकूल ताप पर जीवाणुओं की सक्रियता से, अनुकूल ताप पर जीवाणुओं की सक्रियता से कार्बनिक पदार्थों का शीघ्रता से विच्छेदन होता है और समुच्चय निर्माण भी प्रभावित होता है। अनुकूल ताप पर जीवाणुओं की सक्रियता से, अनुकूल ताप रहेगा, जीवाणु सक्रिय रहेंगे, जिससे कार्बनिक पदार्थों का शीघ्रता से विच्छेदन होता है, अपघटन होता है और समुच्चय निर्माण भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पक्षांतर बिगने एवं सूखने की क्रिया। पक्षांतर पीछे का भाग, नीचे का सॉइल के नीचे का भाग। पक्षांतर बिगने एवं सूखने की क्रिया से मृदा के ढेले टूटकर दानेदार बन जाते हैं। मृदा के जो ढेले होते हैं वो पक्षांतर के बिगने एवं सूखने की क्रिया से मृदा के जो ढेले होते हैं वो टूटकर दाने बन जाते हैं, जिससे इनके बीच रंध्रावकाश बन जाता है, पोर स्पेस बन जाते हैं। सूखने की क्रिया असमान होने के कारण मृदा पिंड में टेढ़ी मेढ़ी दरारें पड़ जाती हैं। जो मृदा पिंड जो होती हैं उसमें टेढ़ी मेढ़ी दरारें बन जाती हैं। जो मृदा का जो नीचे भाग है, निचला भाग, उसके भीगने और सूखने की क्रिया से मृदा के जो ढेले होते हैं वो टूटकर दाने बन जाते हैं, जिससे इनके बीच में पोर स्पेस बन जाते हैं और सूखने की क्रिया असमान होने के कारण इसमें मृदा पिंड में टेढ़ी मेढ़ी दरारें बन जाती हैं। इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी दरारें बन जाती हैं। नेक्स्ट है जड़ों का प्रभाव। तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्टर है पौधों की जड़ों से एक प्रकार का लसदार पदार्थ निकलता है जो मृदा कणों को बांधने का कार्य करता है। पौधों की जड़ों से एक लसदार पदार्थ निकलता है जो मृदा कणों को बांधने का कार्य करता है। जड़ों के मृदा में प्रवेश करने से मृदा सरंध्रता बढ़ती है। जड़ों के मृदा में प्रवेश करने से मृदा सरंध्रता बढ़ती है। इससे संरचना जो सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छी बन जाती हैं। जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छी बन जाती हैं। किस कारण से? जड़ों के मृदा में प्रवेश करने से मृदा में सरंध्रता जो बढ़ती है उसके कारण से संरचना सॉइल स्ट्रक्चर अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट है चौथा फैक्टर फसलों का प्रभाव। फोर्थ फैक्टर, फर्स्ट पॉइंट है फसल के पौधों की पत्तियाँ एवं तने
वर्षा की तीक्ष्ण बूंदें, तीखी बूंदें, बूंदों के प्रहार से मृदा संरचना की सुरक्षा करते हैं। जो फसल के पौधों की जो पत्तियां एवं तने होते हैं वो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनके प्रहार से मृदा की जो संरचना होती है, सॉइल स्ट्रक्चर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार फसल मृदा संरचना को बनाए रखने में सहायता करती है। जो क्रॉप होती है वो सॉइल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में सहायता करती है। एक बात तो ये ध्यान रखना कि फसल के जो पौधों की जो पत्तियां एवं तने होते हैं वो वर्षा की बूंदों के प्रहार से मृदा संरचना को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फसल मृदा संरचना को बनाए रखने में सहायता करती है। पांचवा फैक्टर है कार्बनिक पदार्थ का प्रभाव, ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल फैक्टर। कार्बनिक पदार्थ सरंध्री होने के कारण क्ले मृदा की सुगठितता का कम कर देते हैं। जो मृदा की जो सुगठितता होती है, व्यवस्थित जो क्रम होता है उसे कम कर देते हैं। सुगठितता को उपजाऊपन भी कह सकते हैं। जो उपजाऊपन की जो क्षमता होती है उसे कम कर देती हैं। नेक्स्ट है बलुई मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है तथा मृदा कणों को बांधने का कार्य करता है। जो ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ जो प्रभाव होता है वो बलुई मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है तथा मृदा कणों को बांधने का कार्य करता है। इस तरह कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलाने से मृदा संरचना में सुधार होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल को मृदा में मिलाने से मृदा की जो संरचना होती है, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सुधार आता है। नेक्स्ट है कर्षण क्रियाओं का प्रभाव। जो हम कृषि कार्य करते हैं उनका प्रभाव, जैसे निराई गुड़ाई हो गई, जुताई हो गई। जुताई गुड़ाई तथा अन्य कर्षण क्रियाओं से मृदा के सभी अवयव भली प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं। हम जुताई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं तथा अन्य जो कर्षण क्रियाएं करते हैं उनसे मृदा के सभी अवयव मिश्रित हो जाते हैं, एक मिल जाते हैं, जिससे मृदा में विरलता आ जाती है और मृदा वातन अच्छा हो जाता है। मृदा में विरलता आ जाती है जिससे मृदा वातन अच्छा हो जाता है। एक गहराई पर बार बार कर्षण क्रिया करने से मृदा में कठोर परत बन जाती है। यदि हम एक ही जगह पर बार बार गहराई से कर्षण क्रियाएं करेंगे तो मृदा में कठोर परत बन जाती है और उसमें जल प्रवेश कठिन हो जाता है, जिससे मृदा संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सिंचाई के जल के साथ अनेक खनिज लवण मृदा में पहुंचते हैं। सिंचाई के साथ अनेक खनिज लवण मृदा में पहुंचते हैं। इरिगेशन द्वारा खनिज लवण मृदा में पहुंचते हैं, जिनके अपेक्षित अनुपात से मृदा संरचना प्रभावित होती है। जो मृदा संरचना होती है वो प्रभावित होती है। जैसे यदि जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो मृदा संरचना में सुधार होता है और सोडियम लवण की अधिकता मृदा संरचना को खराब कर देती है। यदि जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो संरचना में सुधार होता है और सोडियम लवण की अधिकता होती है तो मृदा संरचना खराब हो जाती है। नेक्स्ट है जल निकास का प्रभाव। मृदा में जल निकास की सुविधा न हो तो जल भराव से वायु के लिए स्थान नहीं रह पाता और पौधों की जड़ों का समुचित विकास नहीं होता है, जिससे मृदा संरचना खराब हो जाती है। यदि मृदा में अधिक समय तक जल भराव रहेगा तो वायु का स्थान नहीं रह पाता है और पौधों की जड़ों का समुचित विकास भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण से मृदा संरचना खराब हो जाती है। नेक्स्ट है
उचित जल निकास होने पर अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है और मृदा संरचना ठीक बनी रहती है। यदि हम जल का निकास उचित जल निकास होगा तो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो बाहर निकल जाता है और मृदा संरचना ठीक बनी रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मृदा संरचना का महत्व। मृदा संरचना मृदा में उपस्थित जल और वायु पर नियंत्रण करती है। जो मृदा जो संरचना होती है वो मृदा में उपस्थित जल और वायु पर नियंत्रण करती है और मृदा के कई गुणों को प्रभावित करती है। जो मृदा में उपस्थित जो जल और वायु होता है उस पर नियंत्रण करती है और मृदा के कई गुणों को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है कणीय व एकल कणीय मृदाओं में तीव्र प्रिज्मीय एवं खंड सदृश्य मृदाओं में मध्यम तथा सपुंजित एवं प्लेटी मृदाओं में जल स्त्रवण पर मंद होती हैं। जो कणीय व एकल कणीय मृदाएं में तीव्र और प्रिज्मीय खंड सदृश्य मृदाओं में मध्यम तथा सपुंजित एवं प्लेटी मृदाओं में जल स्त्रवण मंद होती हैं। नेक्स्ट है मृदा संरचना जल एवं वायु के स्तर, आर्द्रता, अंतर स्त्रवण, वातन संरंध्रता, मृदा अपरदन तथा ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करती है। जो मृदा संरचना है वो जल व वायु के स्तर को आर्द्रता, अंतर स्त्रवण, वातन संरंध्रता, मृदा अपरदन, ऊष्मा स्थानांतरण को प्रभावित करती हैं। मृदा संरचना को उर्वरता की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उर्वरता की कुंजी किसे कहते हैं, तो मृदा संरचना को उर्वरता की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉइल वाटर, मृदा जल, न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। सॉइल वाटर किसे कहते हैं, मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। किसे कहते हैं, मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में जो उपस्थित जो जल होता है उसे उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। पौधों की लगभग 70 से 95% जल से निर्मित यह विलय ऑक्सीजन को मृदा में अंदर पहुंचाता है। जो पौधों का लगभग जो 70 से 95% जल से निर्मित होता है मृदा कण, यह विलय ऑक्सीजन को मृदा में अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है यह सर्वव्यापक विलायक के रूप में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्वों को विलयन के रूप में पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सर्वव्यापक विलायक के रूप में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्वों को विलयन के रूप में पौधों के विभिन्न अंगों भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो मृदा जल जो होता है वो सर्वव्यापक विलायक के रूप में अधिकांश आवश्यक पोषक तत्वों को विलयन के रूप में पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आ गया होगा आपको समझ सॉइल वाटर किसे कहते हैं। ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे। नेक्स्ट है
इस प्रकार समस्त भौतिक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं में जल का महत्वपूर्ण योगदान है। जो समस्त जो भौतिक एवं जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें जल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट है मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। मृदा जल को भौतिक ढंग से निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। मृदा जल को, सॉइल वाटर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल, गुरुत्वाकर्षण अथवा स्वतंत्र जल। 3 प्रकार के होते हैं, आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल, गुरुत्वाकर्षण तथा स्वतंत्र जल। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है आर्द्रताग्राही जल। इस जल को शुष्क मृदा वायुमंडलीय जलवाष्प को अवशोषित करके ग्रहण करती हैं। आर्द्रताग्राही जल को शुष्क मृदा वायुमंडलीय जलवाष्प को अवशोषित करके ग्रहण करती है, इसलिए इसे आर्द्रताग्राही जल कहा जाता है। आर्द्रताग्राही जल किसे कहते हैं कि जल को शुष्क मृदा वायुमंडलीय जलवाष्प को अवशोषित करके ग्रहण करती है, इसलिए इसे आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको आर्द्रताग्राही जल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है यह जल पतली झिल्ली के रूप में मृदा कणों के चारों ओर आसंजन बल के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है। एक बल होता है आसंजन बल, उसके साथ पतली झिल्ली के रूप में मृदा कणों के चारों ओर दृढ़ता से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। जो आर्द्रताग्राही जो जल होता है उसका कृषि में कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है सेकंड केशीय जल, जिसको केशीय जल मृदा कणों पर पृष्ठीय बलों पर आधारित या धारित रहता है। केशीय जल मृदा कणों पर पृष्ठीय बलों द्वारा आधारित रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बहुत ही अच्छा है पॉइंट है। नेक्स्ट है आर्द्रताग्राही जल के विपरीत केशीय जल के अणु स्वतंत्र गतिशील और द्रव अवस्था में रहते हैं। आर्द्रताग्राही जल के जो अणु होते हैं, विपरीत केशीय जल के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र गतिशील और द्रव अवस्था में रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है पौधों की जड़ें इसे आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। इस जल को सुलभ जल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा देना कि केशीय जल सुलभ जल किसे कहा जाता है, सॉरी, तो आप केशीय जल को सुलभ जल भी कहा जाता है, सुलभ जल के नाम से भी जाना जाता है। पौधों की जड़ें इसे आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट है यह जल कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम जल माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम जल कौन सा माना जाएगा, तो आप लिखेंगे केशीय जल को कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम जल माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। ये भी सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पीडीएफ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जब तक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहली नोटिफिकेशन मिलेगी। और क्लासेस में जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये नोट्स 100% रहेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप कृपया करके मेरे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट है केशीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। जो केशीय जल जो होता है उसकी मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
नंबर 1 है पृष्ठ तनाव। नंबर 1 कौन सा है? पृष्ठ तनाव। केशीय जल की मात्रा पृष्ठ तनाव के बढ़ने के साथ बढ़ती है। जो केशीय जल की मात्रा होती है वो पृष्ठ तनाव के साथ बढ़ने के साथ में बढ़ती है, और तनाव कम होने पर केशीय जल की मात्रा में कमी होती है। केशीय जल की मात्रा पृष्ठ तनाव के बढ़ने के साथ बढ़ेगी, और यदि तनाव कम होने पर केशीय जल की मात्रा में कमी होती है। सेकंड है मृदा कणाकार। इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। कह रहा है कि केशीय जल की मात्रा पृष्ठ तनाव जब बढ़ेगा तो केशीय जल की मात्रा बढ़ेगी, और तनाव कम होगा तो केशीय जल की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है मृदा कणाकार। महीन कणों वाली मृदा में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। जो महीन मतलब बड़े कण, मीडियम साइज के जो कण होते हैं, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे, उनको महीन कण कहते हैं। और जो महीन कणों वाली जो मृदा में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। महीन कणों वाली मृदा में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इस कारण मृदा में बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक मात्रा में केशीय जल रहता है। क्या कह रहा पॉइंट? महीन कणों वाली मृदाओं में कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, और इस कारण से मृतिका की जो मृदा है उसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक मात्रा में केशीय जल उपस्थित होगा। नेक्स्ट है मृदा संरचना। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिन मृदाओं में कणीय संरचना होती है उनमें एकल संरचना वाली मृदाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में केशीय जल उपस्थित होता है। पॉइंट अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है। जिन मृदाओं में कणीय संरचना जो होती है उनमें एकल संरचना वाली जो मृदाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में केशीय जल उपस्थित होगा। जो केशीय जल है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। आ गया होगा समझ में आपको? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जिन मृदाओं में कणीय संरचना होती है उनमें एकल संरचना वाली मृदाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में केशीय जल पाया जाता है। बस इतना सा ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बात को आप ध्यान से दिमाग में रखिए। जीवांश पदार्थ। मृदा में जीवांश की अधिक मात्रा होने पर केशीय जल की मात्रा अधिक होती है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आया है। क्या कह रहा है? मृदा में जीवांश की अधिक मात्रा होने पर केशीय जल की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि ह्यूमस में पर्याप्त कोशिका क्षमता पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मृदा में जीवांश पदार्थ की अधिक मात्रा होने पर केशीय जल की मात्रा अधिक होगी, और क्योंकि इसमें ह्यूमस जो होता है उसमें पर्याप्त कोशिका क्षमता पाई जाती है, इस कारण से जीवांश पदार्थ में केशीय जल की मात्रा उसके साथ साथ अधिक होगी। नेक्स्ट है तीसरा, आर्द्रता गए जल पढ़ लिया। केशीय जल के फैक्टर्स डिटेल में पढ़ लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि केशीय जल क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, वो सब हमने देख लिया। लास्ट बचा है हमारा गुरुत्वाकर्षण अथवा स्वतंत्र जल। कौन सा बचा है? गुरुत्वाकर्षण और स्वतंत्र जल। इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, और आज की क्लास इसी के साथ में समाप्त हो जाएगी। शुरू करते हैं। मृदा में उपस्थित अधिकतम केशीय क्षमता से अधिक जल मृदा के दीर्घ रंध्रों में बढ़ जाती है। जो मृदा में उपस्थित अधिकतम केशीय क्षमता से अधिक जल मृदा के दीर्घ रंध्रों में बढ़ जाती है। इस जल को गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहा जाता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण जो जल है इसको दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण और सेकंड है स्वतंत्र जल, भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। जब गुरुत्व जल मृदा में नीचे की तरफ गति करता है तो उसे अंतःस्रवण कहते हैं। एक नंबर की डेफिनेशन क्या है? अंतःस्रवण। अंतःस्रवण किसे कहते हैं? देखिए, जब गुरुत्व जल मृदा में नीचे की तरफ गति करेगा तो उसे अंतःस्रवण
कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, यदि गुरुत्व जल नीचे की तरफ गति करेगा तो उसे अंतःस्रवण जल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखे इसी को ध्यान में रखना है कि मृदा में उपस्थित अधिकतम केश क्षमता से अधिक जल मृदा के दीर्घ रंध्रों में बढ़ जाता है और इस जल को गुरुत्वाकर्षण या स्वतंत्र जल भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब गुरुत्व जल मृदा में नीचे की तरफ गति करता है तो उसे अंतःस्रवण जल कहते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास तक आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।